हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मे बी आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। और जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो 2018 के आपके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपका जो 51 क्वेश्चन है वो हम लोग आज करते हैं। तो आपका 51 जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, देखिए। गुणात्मक शोध अभिकल्प में सामान्यता प्रयुक्त प्रतिदर्शन यानी कि सैम्पलिंग होती है, सैंपल जो चयन होता है, सेट 1 है, सेट 2 में आपकी विशेषताएं दी गई हैं। एक तरफ आपकी जो सैम्पलिंग होती है यानी कि सैंपल्स जो लिए जाते हैं उनके प्रकार दिए हुए हैं जब हम प्रतिदर्शन चुनाव करते हैं, तो और दूसरी तरफ आपकी विशेषताएं दी गई हैं कि आप किस तरीके से उनको पहचानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार हैं। तो पहला आपका देखिए है कि अंत्यातिक इकाई वाले प्रतिदर्शन यानी कि एक्सट्रीम जो केसेस होते हैं वो हैं। दूसरे हैं स्वउद्देश्य प्रतिदर्शन, तीसरे हैं स्नोबॉल प्रतिदर्शन। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बी का देखते हैं तो स्वउद्देश्य, इसमें एक उद्देश्य की बात होती है। जो आपका जो रिसर्चर होता है, जो सैम्पलिंग चुनता है, तो वो एक उद्देश्य को ध्यान में रख के चुनता है। मान लीजिए जो रिसर्चर है उसको जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके ऊपर कोई अध्ययन करना है, उसके ऊपर कोई शोध करना है, तो वो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो सैम्पलिंग आपकी है वो करेगा। ठीक है। अगर या किसी महिलाओं के सशक्तिकरण पे उस पर कोई शोध करना है, या कोई सरकार ने कोई इस तरीके से कुछ ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उसकी विशेषताएं होती हैं वो अलग अलग हैं। वो विशेषताओं को, ये उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिस उद्देश्य को लेके वो अपना शोध कर रहा है उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो सैम्पलिंग करता है। तो इसकी अगर हम लोग जो इसके पॉइंट्स दिए गए इनको देखते हैं, तो जो आपका 5th जो है इसमें लिखा है उपयुक्तता के संबंध में, यानी कि जो उसके लिए उपयुक्त लगेगा, जिस उद्देश्य के लिए वो कर रहा है, जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के कर रहा है, तो जो उसके लिए उपयुक्त होगा, उपयुक्तता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार इकाइयों के चयन की अपेक्षा होती है इसमें। तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। अब अगला हम अगर आप सी देखते हैं, आपका सी है स्नोबॉल की प्रतिदर्शन। ये स्नोबॉल प्रतिदर्शन क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी हम शोध कर रहे हैं, जो भी हम किसी चीज़ के ऊपर, तो उससे सहभागी जो हैं उसके, जैसे किसी बच्चे पे शोध कर रहे हैं कि उसके जो आपस में स्कूल में जो सामाजिकता है वो कैसी है, उसके सब बच्चों के साथ व्यवहार कैसा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उसको सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ते हैं, उनके विचारों को लेंगे, उनकी जो वो क्या उस बच्चे के बारे में सोचते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्नोबॉल की बात हो रही है, तो अगर 4 हम देखते हैं कि अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागियों से मदद की अपेक्षा होती है। यानी कि आपका जो 4 है कि अतिरिक्त इकाइयों की पहचान करने के लिए सहभागी जो हैं, यानी कि जो एक व्यक्ति है उसके साथ जो और भी लोग हैं, उनके सहभागियों से हम मदद करते हैं, मदद की अपेक्षा करते हैं, उनके जो थॉट है, उनके जो विचार हैं उसके बारे में वो जानते हैं। तो आपका इसका ये हो गया। अब जो पहला आपका है जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, उसमें आपका होगा जो तीसरा है कि इसमें असामान्य इकाइयों की अपेक्षा होती है। इसमें एक्सट्रीम का मतलब ही है कि इसमें जो जितनी भी सैम्पलिंग होगी, जितने भी केसेस, इसमें भी सैम्पलिंग में जितने भी लोग लिए जाएंगे, तो एक तरह से उनकी असामान्य इकाइयों की अपेक्षा की जाती है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो आपका इसमें जो 3 है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन है कि जब किसी पत्रिका में आप एक ऐसा शोध विनिबंध पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी
रिसर्च पेपर छपते हैं, तो आप किसी पत्रिका में एक शोध भी निबंध पढ़ते हैं जिसकी की समीक्षा या जिसकी रिव्यू ना की गई हो। समीक्षा का मतलब क्या है? समीक्षा का मतलब ये है कि हम उसके जो गुण हैं या दोष हैं वो सब कुछ हम बताते हैं समीक्षा में। अच्छाइयाँ जो हैं, इसकी बुराइयाँ जो हैं, वो सब बताते हैं। तो जिसकी उन्होंने कहा कि एक ऐसी पत्रिका जिसमें आप शोध पढ़ रहे हैं, तो उसकी लेकिन उस शोध निबंध की समीक्षा नहीं की गई है, तो उस रिपोर्ट के पक्ष के संबंध में आपको सबसे अधिक चिंता क्या होगी? अगर आप वो शोध पढ़ रहे हैं तो आपको किस बात की चिंता वहाँ पे ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि लेखन में लेखक की ईमानदारी और कौशल, दूसरा है शोध की रिपोर्ट करने में प्रतिदर्शित परिनिष्ठा, और तीसरा है रिपोर्ट का आकार, और चौथा है शोध प्रश्न का व्यवहारिक महत्व। जब हम कोई भी शोध पढ़ते हैं, कोई भी निबंध पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान में क्या रखा जाता है? ध्यान में ये रखते हैं कि जो भी रिपोर्ट हमारे सामने है वो क्या सत्य है, क्या वो वैलिड है। तो वहाँ पे शोध की रिपोर्ट करने में जो प्रदर्शित परिनिष्ठा है वो हम उसको देखेंगे कि वो सही है कि गलत है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, ये जैसे लिखा है रिगर रिफ्लेक्टेड इन रिपोर्टिंग द रिसर्च, ये जो है आपका, ये इसमें बिल्कुल ठीक होगा। यानी कि जो भी हम रिपोर्ट देखते हैं उसकी वैलिड है कि नहीं है, समीक्षा उसकी नहीं हुई है, तो थोड़ा हमारे मन में डाउट रहेगा कि ये वैलिड है कि नहीं, जो भी इसमें चीज़ें बताई गई हैं वो कितनी ठीक हैं। तो इसके हिसाब से आपका इसमें जो ठीक होगा वो है सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन त्रुटि में कमी आएगी? यानी कि प्रतिदर्शन का मतलब क्या होता है? जब हम सैम्पलिंग करते हैं, मान लीजिए आपने चावल बनाए हैं, सैम्पलिंग का मतलब क्या है, सैंपल का मतलब क्या है? अगर आप चावल पका रहे हैं, उसमें से थोड़े से चावल निकाल के आप देखते हैं कि वो कच्चे हैं कि पके हैं, पक गए हैं पूरी तरीके से कि कच्चे हैं। तो उसी तरीके से सैंपल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी, अब जब हम शोध करते हैं किसी भी क्षेत्र में, जब शोध कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं, कुछ अपने सैंपल लेते हैं अपने शोध को करने के लिए, रिसर्च को करने के लिए। तो उसी सैंपलिंग की बात हो रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस निर्णय से प्रतिदर्शन, जो सैंपलिंग हो रही है उसमें त्रुटि जो हो जाती है, कमियाँ हो जाती हैं, उसमें कमी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो पहला इसमें बताया है प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, दूसरा है प्रतिदर्श आकार में कमी आना, तीसरा है व्यक्तियों के सजातीय समूह, और चौथा है आपका प्रतिदर्श आकार में न्यूनता की संभावना। तो देखिए, जो प्रतिदर्शन हम जब चुनते हैं तो सबसे बड़ा गुण उसका ये होता है, सबसे अच्छी विशेषता उसकी ये होती है कि जिस क्षेत्र का हम शोध कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में शोध कर रहे हैं, वहाँ पे जो हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, क्या वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी कि आप एक क्षेत्र का वहाँ पे बड़े क्षेत्र का कर रहे हैं, तो ज़्यादा जो वहाँ के व्यक्ति हैं या वहाँ के जो सैंपल्स हैं ज़्यादा हैं, और आपने थोड़े से सैंपल लेके या अपने मन के हिसाब से जो आपको आसानी से मिल गए सैंपल लेके काम कर लिया, तो उससे वो शोध जो है, जो प्रतिदर्शन है, उसमें त्रुटि आ जाएगी। तो सबसे अच्छा शोध या सबसे अच्छा प्रतिदर्शन क्या होता है? जिसमें कि वो पूरी तरह से उस जो प्रतिदर्शन में लिया है पूरी तरह से सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श प्राप्त करना, यानी कि जो हमने प्रतिदर्श लिया है वो अच्छी तरह से पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अच्छा है। तो अगर हम ऐसा सैम्पलिंग करते हैं कि पूरे क्षेत्र का वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो सैम्पलिंग की जो त्रुटि है उसमें कमी आएगी। तो इसके हिसाब से हमारा जो पहला है वो बिल्कुल ठीक है। अब 54 है आपका कि कक्षा 12 में और 10 में छात्रों का यादृच्छिक रूप से लिया गया और उन्हें 3 सप्ताह का योग का प्रशिक्षण दिया गया है। मतलब कुछ 12वीं के बच्चे हैं, कुछ 10वीं के बच्चे हैं, उनको रैंडम तरीके से ले लिया गया है। यानी कि ये नहीं कि उसमें कोई भेदभाव किया गया है वहाँ पे एक तरीके से, और उन बच्चों को ले लिया गया है और उनके 3 सप्ताह का योग का प्रशिक्षण दिया गया है।
और उनकी जो स्वस्थ रहने की जीवन की शैली है कि तुलना उसी प्रकार से चुने गए दूसरे समूह से की गई है, लेकिन उनको ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो रैंडमली आपके दो ग्रुप चुन लिए गए हैं 10वीं और 12वीं क्लास के, एक को तो योग का प्रशिक्षण दिया गया है और दूसरे को नहीं दिया गया है, ठीक है, और उन दोनों की तुलना की जा रही है। तो ऐसे में जब इसमें हम कौन सा परीक्षण लगाएंगे, कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे स्टैटिक्स का, तो इसमें अगर देखिए इसमें एक तो आप एक ग्रुप को तो आपने ट्रेनिंग दी हुई है, आपने प्रशिक्षण दिया हुआ है, दूसरे को नहीं दिया हुआ है, तो दोनों एक तरीके से अपने स्तर पे स्वतंत्र हैं, वो अलग है क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिली, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। अगर दो आपको तुलना करनी है तो दोनों ही ग्रुप को एक समान आपको प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन एक में दिया हुआ है आपने योग का प्रशिक्षण, दूसरे में नहीं दिया गया है। आप तुलना क्या कर रहे हैं, आप जो स्वस्थ जीवन शैली की तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपका कौन सा परीक्षण लगेगा, तो आपका जो स्वतंत्र टी परीक्षण इसमें यूज़ होगा आपका। हाँ, आपका है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है वो लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों ही अपने एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, दोनों ही अलग हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। यानी कि उसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट है वो ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सम है, तो ये बच्चों इसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा इसके, क्योंकि इसमें आपके 4-5 क्वेश्चन हैं जो कि जिसमें कि आपको समझाना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। इसको स्किप कर देते हैं। अब आपका 56 क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है के प्रति प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करते समय एक शोधकर्ता को अपने शोध के संबंध में पूर्व निर्धारित धारणाएं नहीं थी। यानी कि पहले से कोई भी डाटा उसके पास नहीं है और उसने तब तक साक्षात्कार लेना जारी रखा, इंटरव्यू जारी रखा, जब तक कि प्रमुख जो डाटा है उसके सामने नहीं आया। तो अनुसरण किए जाने वाले शोध प्रतिमान का उल्लेख कीजिए। इसमें कौन सा शोध लगाया गया, कौन सा अभिकल्प का यूज़ किया गया है, वो आपको बताना है। तो देखिए, जो भी इन्होंने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के प्रति प्रशासकों के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए शोधकर्ता ने किया है जो भी, तो इसमें उसके पास पहले से कोई भी डाटा नहीं है। अब डाटा भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होता है, एक होता है आपका सेकेंडरी होता है। जो कुछ शोध जो हम करते हैं वो पहले से जो डाटा हम ले सकते हैं, पहले से जो है वो डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है, एक तरह से द्वितीय डाटा होगा। लेकिन जब कुछ ऐसे शोध है जहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, हमको खुद जाके फील्ड में जाना है और देखना है और कलेक्ट करना है डाटा, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, इन्होंने वही बात यहाँ पे कही है कि उनके पास निर्धारित धारणाएं नहीं थी, यानी पहले से पूर्व निर्धारित धारणाएं या डाटा उनके पास नहीं था और उन्होंने साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया, जब तक जारी रखा जब तक कि सारे तथ्य, सारे जो डाटा है उनके सामने नहीं आ गए। तो अगर ये इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो कौन सा उन्होंने यहाँ पे शोध किया है, तो ये आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण है, इसको उन्होंने अपनाया है। ठीक है, ये यहाँ पे जो इन्होंने अगर आपका 56 है तो इन्होंने यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लगाई है। कौन सी अप्रोच लगाई है? ग्राउंडेड थ्योरी, यानी कि उनके पास पहले से कोई डाटा नहीं था और उन्होंने मतलब अब खुद वो शोध जब कर रहे हैं तो सारा डाटा अपना इकट्ठा कर रहे हैं, पहले से उनको कुछ नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच लगाएंगे। यानी कि आपका आधारभूत सिद्धांत दृष्टिकोण। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि
कि शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण एक सेट है का निर्धारण करने के लिए शोधकर्ता ने पाठ्यचर्या सामग्री के दो समुच्चयों की तुलना की है। ठीक है, मतलब कि दो उसके पास सेट हैं पाठ्यचर्या के और उसकी वो तुलना कर रहे हैं। तो अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक त्रुटि के रूप में काम करेगा। अब इन्होंने कहा है कि शिक्षण विज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण सूची का निर्माण करना है। सूची का निर्धारण करने के लिए शोधकर्ता पाठ्यचर्या सामग्री जो है उसकी दो सूचियों की तुलना कर रहा है। तो इसमें जो नीचे बताए गए हैं आपको ऑप्शंस, इसमें कौन सा ऐसे है जो कौन सा कारक है जो उसमें त्रुटि ला सकता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो आपका एक है संघर्षण है, इतिहास है, विषय प्रभाव है और दूसरा है आपका पाठ्य सामग्री के चयन में पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि अगर कोई इसमें एक तरह से कहते हैं कि पक्षपात अगर हो रहा है या बायस, वो चीज़ बायस है या तो वो जो चीज़ है उससे उसमें ये जो त्रुटि ला सकता है। जो भी ये सूची बनाई जा रही है दो, तो इसमें अगर शोधकर्ता अगर सूचियों की तुलना कर रहा है तो अगर ये पाठ्य सामग्री का जो हम चयन कर रहे हैं अगर वो पहले से बायस है या पूर्वाग्रह किसी ने पहले से कर रखा है या कुछ लोग कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि आ सकती है। तो ये आपका इसके हिसाब से आपका सेकंड बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी समूह विशेष के बच्चों, कोई समूह विशेष है, बताया गया है कि कोई समूह है विशेष के बच्चों की विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से, उनकी विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्रोत के रूप में विचार किया जा सकता है। तो पहले तो इनकी बात को ये देखिए कि उन्होंने क्या कहा, समूह विशेष के बच्चों को। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित शोध की समीक्षा, इसमें कोई समूह की बात नहीं हुई है। तीसरा देखते हैं कि आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष। दूसरा है आपका कि आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की समालोचनात्मक व्याख्या। चौथा है कि विशेष शिक्षा से संबंधित पुस्तकों की सूची। तो अब जो दूसरा है और तीसरा उसमें से हमको चुनना है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया आत्मविमोह मतलब जो आत्म केंद्रित बच्चे होते हैं। आत्म केंद्रित बच्चे यानी कि एक विशेष समूह है ये बच्चों का। आत्म केंद्रित बच्चे जो हैं ये एक विशेष समूह है जिसकी चर्चा इन्होंने क्वेश्चन में की है कि किसी समूह विशेष के बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों में से हमको देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। दोनों पढ़ते हैं। आपका सेकंड है कि आत्मविमोह से पीड़ित बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की समालोचनात्मक व्याख्या। और तीसरा है कि आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन के निष्कर्ष। तो यहाँ प्राथमिक स्रोत की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे जब यहाँ पे उनकी विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्रोत हमको कहाँ से प्राप्त होंगे? आत्मविमोह से युक्त बालकों वाले समूह के व्यक्तियों से संबंधित अध्ययन के जो निष्कर्ष निकलेंगे उससे हमें प्राथमिक स्रोत प्राप्त होंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो तीसरा है वो बिल्कुल ठीक है। अब 59 है आपका कि एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक टेस्ट तैयार करता है। ठीक है, और इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब एक स्कूल का अध्यापक है आपका और वो जो बच्चे हैं जो सहभागी उनके सामाजिक रूप से स्वीकार्य जो व्यवहार है उसको मापने की बात हो रही है। तो इसमें ये अगर आपका देखें तो ये जो होगा
अंत निर्धारक विश्वसनीयता होगी, यानी 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो ये आपका विश्वसनीयता होती है, इसमें जो जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं उनके सामाजिक व्यवहार का मापन करना है, उसकी जांच करनी है। तो पहले एक अध्यापक आया, एक निर्धारक यानी रेटर आया, एक रेटर आया, उसने अपने हिसाब से उसका मापन किया, अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अपना जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से उसने निर्धारण किया, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनका सामाजिक व्यवहार ऐसा है। जब दूसरा टीचर आया, दूसरे टीचर ने भी उस बात की जांच की कि इन बच्चों का सामाजिक व्यवहार कैसा है, उसने भी जांच की, और दोनों के जो डाटा है उसमें कितना कोरिलेशन है, कितना वो मिल रहे हैं आपस में, कितनी उसमें दूरियां, उस हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे भी मापा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सी विधि अपनाएंगे? यहाँ पे अंतः निर्धारक विश्वसनीयता को अपनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया। ये आपका 4 ठीक है। इसमें अगला है 60 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए 2 सेट आपको दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि एक तरफ गुण आधारित वैज्ञानिक मापदंड है और दूसरी तरफ संक्षिप्त वर्णन है। तो आपका जो ए है इसमें बताया गया है मितव्ययता की बात कर रहे हैं, दूसरा है अनुभव सिद्धता, तीसरा है शुद्धता और चौथा है वस्तुनिष्ठता। तो अगर इसमें देखते हैं हम लोग, तो आपका ए का मितव्ययता की बात हो रही है। तो यहाँ पे मितव्ययता क्या होता है? या तुम किसी चीज़ में अगर खर्चा कर रहे हैं तो उसमें हमारी कमी है या मितव्ययी हो जाएंगे। दूसरा, वो चीज़ आसान होगी, स्पष्टीकरण करेंगे तो वो आसान होगी। तो यहाँ पे अगर 4 इसका ऑप्शन देखें कि स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होनी चाहिए, तो ये मितव्ययता के हिसाब से बिल्कुल ये गुण ठीक है, इसका मतलब मितव्ययता का ये गुण है। दूसरा है कि अनुभव सिद्धता जो है आपका, वो अगर हम इसका तीसरा देखें कि ज्ञान और प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान और जो प्रेक्षण है उस पर आधारित होना चाहिए आपका। और तीसरा है शुद्धता, वो आपका है, शुद्धता जो होती है वो है अनुसंधान कथन परिशुद्ध मापन पर आधारित होने चाहिए। अब देखिए इसमें भी शुद्धता की बात हो रही है और उसमें भी शुद्धता की बात हुई है, यानी कि अनुसंधान कथन जो है वो परिशुद्ध मापन पर आधारित होने चाहिए। तो ये इसका बिल्कुल ठीक है। अब चौथा है आपका वस्तुनिष्ठता में आप जो इसका है कि शोध की व्याख्या में व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह होते हैं परिलक्षित नहीं होने चाहिए। तो आपका जो पहला है मितव्ययता का आप मिलाएंगे, आपका 4 हो जाएगा। स्पष्टीकरण यथासंभव आसान होनी चाहिए। दूसरा है अनुभव सिद्धता को आप मिलाएंगे कि ज्ञान और प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए। देखिए जो अनुभव होता है, अनुभव सिद्धता कब होती है? जब वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, उसको बहुत से उसने जीवन में अनुभव किया हुआ है, किसी शोध के, अगर वो शोध कर रहा है तो बहुत से शोध कर चुका है। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगी? यहाँ पे ज्ञान और प्रेक्षण पर आधारित होना चाहिए। ये हो गया आपका अनुभव सिद्धता का। शुद्धता का आपने देखा कि अनुसंधान कथन परिशुद्ध होना, इसमें भी शुद्धता की बात है, इसमें भी शुद्धता की बात है। डी है आपका वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? जब हम लोग नेट का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी बच्चों के लिए वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे हम किसी के ऊपर ये दोषारोपण नहीं कर सकते कि किसी ने क्वेश्चन पेपर बायस होके बनाया है, क्योंकि सबके लिए वही है। तो जो वस्तुनिष्ठ है, जो मल्टीपल टाइप
क्वेश्चंस होते हैं उस पे एक तरह से पूर्वाग्रह यानी कि बायस जो भावना है उससे मुक्त होते हैं, वो सभी के लिए बराबर एक ही जैसे क्वेश्चन पेपर होंगे। लेकिन अगर वैसा और किसी टाइप की चीज़ें हैं तो हम बायस होने का उसमें दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ चीज़ें हैं उसमें वो पूर्वाग्रह से परिलक्षित नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा है ना कि शोध की व्याख्या में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह जो हैं परिलक्षित नहीं होने चाहिए, ये वस्तुनिष्ठता का होगी। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कौन सा ठीक है हमारा। यानी कि 1 का आपका कौन सा था, 1 का आपका 4 था और फिर आपका 3 था, यानी आपका सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अब यहाँ पे संविधान की बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात हो रही है वो कब हुई है। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि एक एक्ट बना था, तो ये जो आपका 4 है कि 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 का इस पे ये अधिनियम बना है, तो आपका 4 जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 62 है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो बच्चों की बेसिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसके सार्वभौमिकरण यानी कि उसको सब तक फैलाने के लिए जो एक प्रयास हो रहा है कि हर बच्चे तक जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पहुँच जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आखिर जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं कौन सी बाधाएं हैं। तो हम पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि आपका अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामग्री। तो ये इसमें अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें ये सूटेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। दूसरा है माता पिता की गरीबी, हाँ ये बात हो सकती है, बहुत माता पिता गरीब होते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ये ठीक है। और आपका तीसरा है कि संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई, मतलब जो भी सरकार नियम बनाती है वो ठीक से लागू नहीं हो पाते, तो ये भी बात ठीक है। चौथा है आपका 4 दीवारी और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, 4 दीवारी और स्वच्छ पानी मिले, इससे बच्चों के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, उनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा आपका। फिर है कि माता पिता और जो शिक्षक हैं उनकी मानसिकता, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा असर करता है कि जो बच्चे बहुत से माता पिता हैं कि जो उनकी वैसे अगर देखा जाए तो लोअर फैमिली में देखा जाए जो माता पिता होते हैं वो बच्चों की पढ़ाई को इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, सरकार ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं उनको, तो वो तब भी स्कूल से नाम कटा के, अगर वो रोज़गार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अपने बच्चे को ले जाएंगे और जीविका कमाने के लिए, या घर में छोड़ देंगे कि जो छोटे भाई बहन हैं उनकी देख रेख करें। तो जो एक तरह से, और जो शिक्षक हैं, शिक्षक की मानसिकता क्या है कि वो भी अगर स्कूल में आते हैं, अगर सरकारी जॉब है वो छूटेगी तो है नहीं, तो वो भी इतना जो उनको एक कर्तव्य पालन करना चाहिए, जो ठीक से पढ़ाना चाहिए, वो काम नहीं हो पाता है। तो माता पिता और जो शिक्षकों की मानसिकता है ये भी बहुत प्रभाव डाल रही है, बाधा हो रही है किसमें, प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में। और आपका जो अगला है कि शिक्षकों की कमी, हाँ ये भी बात है कि शिक्षकों की बहुत कमी है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक है, सेकंड ठीक है, आपका थर्ड ठीक है, और आपका फिफ्थ ठीक है, और सिक्स्थ ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ठीक होगा जो सेकंड है आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं यूएसए के कम्युनिटी कॉलेजों में प्रकारों को दर्शाती है। जो यूएसए में आपके कम्युनिटी कॉलेज, समुदाय कॉलेज जो खोले जाते हैं, आखिर उन क्या ज़रूरत है उनकी, उनके प्रकार कौन से प्रकार है, उनके कार्य क्या हैं, कौन से कार्य उनको दर्शाना है। तो पहला है आपका कि कम शुल्क संरचना, आपका है कम शुल्क संरचना। तो इसमें हाँ जो कम्युनिटी कॉलेज होते हैं इनकी जो शुल्क दिया जाता है, जो फीस होती है काफ़ी कम होती है। इसका बात
और दूसरा है कि स्थानीय तौर पर अवस्थित, ये भी ठीक है आपका। और तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। वंचित वर्गों की सहायता करना, हाँ ये भी बात ठीक है कि जो वंचित वर्ग हैं जिनको सुविधाएं प्राप्त नहीं उनकी सहायता करना। पांचवा है कि शहरी गरीबों की सहायता करना, इसमें भी शहरी गरीबों की कोई इसमें बात नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा पहला, दूसरा और आपका चौथा, यानी कि इसके हिसाब से आपका जो 3 है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीकरण होता है। अब आपको नीचे बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन, यानी कि जो प्रशासन है आपका वो उसका बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण होता है। तो वो अगर हम देखते हैं, अगर इन सबको देखते हैं तो अगर हम देखिए भारत के नवोदय विद्यालयों में अगर शैक्षिक प्रशासन वो भी केंद्रीय विद्यालय है, पूरा केंद्रों में भी है, राज्यों में भी है। तो जो शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक अच्छा केंद्रीकरण होता है तो हम कहेंगे भारत के नवोदय विद्यालय, इसमें जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम संसाधन दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है, जो डिस्टेंस एजुकेशन आपकी हो रही है उसकी बात हो रही है कि व्यापक अवधारणा प्रदान करते हैं। नीचे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है ये जो पॉइंट्स दिए हैं क्या उससे मैच कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला है सचल अधिगम, ठीक है। तो सचल अधिगम, हाँ ये अगर हम लोग इसको देखें तो सचल अधिगम है, यानी कि इसमें ये होता है कि जो भी हम लोगों की बुक्स हैं जो भी हैं वो चीज़ें डाक से हम लोगों के पास आती हैं और हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। और मतलब इसमें कहने का मतलब है कि इसमें जो स्टूडेंट है उसको जाना नहीं पड़ता रोज डेली और वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। तो सचल अधिगम यानी कि अधिगम आता है डाक के द्वारा, सचल अधिगम है इसमें। और दूसरा सचल अधिगम तो है। और शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर अंतःक्रिया तो ये नहीं होता है वहाँ पे, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं आमने सामने टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। हमारे पास जो भी है हमारी बुकें हैं वो आती हैं डाक के द्वारा और हम लोग अध्ययन करते हैं, फिर हम लोगों के पेपर होते हैं। लेकिन टीचर जो आमने सामने पढ़ाने वाली बात नहीं है तो ये आपका नहीं होगा। और तीसरा है जनसंचार माध्यम, हाँ जनसंचार माध्यम का इसमें कोई इसमें जो भी बुक्स आती हैं उनको हम पढ़ते हैं और बुक्स जो आती हैं उनको पढ़ते हैं। और अगर बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो जनसंचार के माध्यम से भी पढ़ाए जाते हैं, अगर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनसे भी सहायता ले सकते हैं, तो आपका ये भी ठीक होगा। और चौथा है आपका कि सृजनात्मक अनुदेशन विधियों का प्रयोग, इसमें ऐसी कोई विधियां नहीं अपनाई जाती क्योंकि स्टूडेंट और जो शिक्षक है वो आमने सामने होते ही नहीं है तो कोई विधियां इसमें अपनाई ही नहीं जाती हैं। पांचवा है आपका कि आईसीटी का प्रयोग होता है, हाँ इसमें आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। और आपका 6 है कि मुद्रित सामग्री, जो भी सामग्री आती है पढ़ने की वो मुद्रित होती है, छपी हुई होती है, तो ये भी बात ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, आपका पांचवा ठीक है, छठा ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ये जो पहला है बिल्कुल ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य घटक है। कोई भी पाठ्यक्रम जब हम निर्माण करते हैं तो कौन सी चीज़ बहुत अनिवार्य है उसको बनाने के लिए। अब पहला ऑप्शन है समुदाय की जनकीय विशेषताएं, इसका समुदाय का कोई मतलब नहीं है उसमें। माता पिता का विकास सूचकांक, इसका भी कोई मतलब, पाठ्यक्रम बना रहे हैं हम लोग इसमें तो उसका क्या मतलब होगा। तीसरा है कि अनुदेशन के इनपुट और प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। चौथा है किसी स्कूल की किसी विशिष्ट स्कूल बोर्ड के साथ संबद्धता। अब यहाँ पे स्कूल बोर्ड का और पाठ्यक्रम का तो कोई मतलब नहीं है। तीसरा जो ऑप्शन है कि अनुदेशन के इनपुट, जब हम अनुदेशन करते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम इनपुट करते हैं, कुछ ज्ञान उनके अंदर डालते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है, बच्चा उसको समझता है, प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट निकल के आता है, फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, पेपर लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर रिजल्ट निकल के आता है, यानी आउटपुट होता है। तो इसके तरीके से अगर हम लोग देखें पाठ्यक्रम के, अगर पाठ्यक्रम से रिलेट करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया से रिलेट करते हैं तो जो तीसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है।
अब 67 आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना है। देखिए, अब आपका यहाँ पे प्रतिदर्शी, यहाँ पे जो आप जो भी पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम के मॉडल्स कई प्रकार के होते हैं। एक है प्रदर्शन, प्रशासनिक प्रतिमान, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान, आधारिक प्रतिमान। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जिस उस प्रतिमान की बात करें जिसमें राज्य जो है, राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव कर सकता है। उसमें राज्य जो है हर तरीके से अपने प्रशासन में उसको रखता है पाठ्यक्रम को, और उसके द्वारा बदलाव किए जाते हैं। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा प्रभावित होगा राज्य शिक्षा बोर्ड या प्रशासन की तरफ से, तो हम ये कहेंगे कि प्रशासनिक प्रतिमान है। कौन सा प्रतिमान है? ये प्रशासनिक प्रतिमान है। तो ये आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब आगे 68 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम प्रतिमान में स्कूल शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। देखिए, ये जो जब स्कूल शिक्षक जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है उसमें स्कूल शिक्षक को ज़्यादा जब स्वतंत्रता मिलती है, स्वायत्तता मिलती है, तो वो होता है हमारा आधारिक प्रतिमान। जो अगर इसको हम इंग्लिश की टर्म में देखेंगे तो ये आपका है, हाँ, इसको कहते हैं ग्रास रूट मॉडल। ये ग्रास रूट मॉडल में हम लोग जो शिक्षक होता है उसको बहुत स्वायत्तता प्राप्त होती है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो गया 4। अगला है आपका 69 है कि निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम निर्माण के किस उपागम में रचनावादी अभिमुखीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। अब पाठ्यक्रम निर्माण की यहाँ पे बात हो रही है, किस उपागम में रचनावादी कंस्ट्रक्टिव चीज़ दिखती है हमको। पहला है अधिगम कार्यों का कार्य विश्लेषण, दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण का मूल्यांकन उपागम, तीसरा है पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण, चौथा है पाठ्यक्रम में इनपुट प्रक्रिया पर बल देना। तो इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका होगा कि पाठ्यक्रम विकल्प, जब पाठ्यक्रम के बहुत से विकल्प दिए जाते हैं, विकल्प मतलब आप ये भी इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से, जब पाठ्यक्रम विकल्प के साधन के रूप में अवधारणा मानचित्रण होता है तो हम जो कंस्ट्रक्शन की बात हुई है, जो रचनावादी बात हुई है वो ज़्यादा इसमें दिखाई पड़ता है। तो आपका ये थर्ड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका 17 क्वेश्चन है, हाँ, कि निर्माणात्मक मूल्यांकन में अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है। देखिए, जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है वो समय के अनुसार, यानी कि आप पूरे साल में केवल एक बार परीक्षा लेंगे, वो समय के कुछ अवधि के बाद वो परीक्षाएं होती रहती हैं। जो पेपर हैं वो जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, ये होते रहते हैं ताकि हम बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन कर पाएँ कि कहाँ पर उनको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही है, और उसको फिर हम उसको समझाने के लिए नए नए तरीके, उसको अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाते हैं। जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो समय के अनुसार लगातार होता रहता है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका जो है कि अधिगम का सतत प्रबंधन, यानी अधिगम जो है यानी कि जो लर्निंग है उसका सतत लगातार प्रबंधन होता रहता है, अनुश्रवण होना चाहिए। यानी कि निर्माणात्मक मतलब ये होता है कि निर्माण उसका होता रहता है। मूल्यांकन, अभी बच्चे ने जो इस यूनिट में सीखा है, जो 2 महीने में सीखा है, ठीक है, उसका उसको जो भी चीज़ पढ़ाई है, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उनका वो मूल्यांकन करेंगे, उनसे रिलेटेड पेपर बनाएंगे, ठीक है, उसका फिर मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे ने इन जो चैप्टर्स में से क्या सीखा, ठीक है, कितना सीखा और कितना कौन सी चीज़ में वो नहीं कर पाए, कोई चीज़ नहीं समझ में आए, फिर उसको वो आगे फिर उसको तरीका अपनाएंगे उसको समझाने का, और फिर आगे के चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर आगे का मूल्यांकन करेंगे। तो ये एक तरह से सतत प्रक्रिया चलती रहती है। तो अधिगम का सतत प्रबंधन अनुश्रवण होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 71 में क्या पूछा गया है।
71 में कहा गया है कि नीचे दिए गए दो सेट हैं। वन में शैक्षणिक आपके प्रशासन की बात हो रही है और मतलब शैक्षणिक प्रशासन की आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिपादक बताएगी, जो उनके फादर हैं, जिन्होंने अवधारणाएं बताई हैं, उनकी बात हो रही है। और उनके द्वारा दूसरे सेट में कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है, इसकी बात हो रही है। तो आपका अगर हम लोग इसको देखते हैं तो पहला है इसका फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनकी बात हो रही है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत आपको दिया है। ठीक है, तो इन्होंने जो दिया है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन संचयन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। फिर दूसरा है एल्टन मेयो ने आपने दिया है मानवीय संबंध का आंदोलन, इन्होंने ये दिया है। फिर रेनिस लिकर्ट ने अपने प्रबंधन प्रणालियाँ दी हैं। और डगलस मेक ग्रेगर ने दिया है आपका सिद्धांत एक्स तथा सिद्धांत वाई का सिद्धांत। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक होगा, 1 का आपका 4 था, तो उसके हिसाब से आपका जो 3rd है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा समुच्चय नौकरशाही प्रशासन को सही तरीके से परिभाषित करता है। अब नौकरशाही क्या होती है, ठीक है, नौकरशाही जो प्रशासन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है आपका सुस्पष्ट नियम, ये तो बात ठीक है कि जो भी नौकरशाही वाली जो भी बात होती है उसमें सुस्पष्ट नियम तो होनी चाहिए, तो ये आपका ठीक हो गया। दूसरा है आपका कि स्थापित कार्य प्रणाली की पद्धतियाँ, ठीक है, उसमें हाँ जो भी ये प्रशासनिक जो नौकरशाही प्रशासन होता है इसमें कुछ कार्य प्रणालियाँ होती हैं, उनकी पद्धतियाँ भी अपनाई जाती हैं, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा है आपका कि मानक संचालन प्रक्रिया, हाँ उसमें मानक होते हैं आपके, तो ये भी ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका जो ठीक होगा वो आपका ठीक है 4। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि 73 है, इसमें बताया गया है कि 2 सेट इसमें भी आपके दिए गए हैं। 2 सेट में ये है कि एक तरफ आपके जो शक्ति के प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी कि जो टीचर्स हैं या आपके हाँ जो शैक्षणिक प्रशासक जो हैं उनकी शक्तियों के प्रकार दिए हैं, और दूसरी तरफ आपको व्याख्या दी गई था, इसमें है शक्ति के प्रकार दिए गए हैं और एक तरफ व्याख्या दी गई है। तो जो आपका पहला देखिए इसमें है दमनात्मक शक्ति। अब ये दमनात्मक शक्ति क्या होती है, इसमें देखिए पढ़ने से पता चल रहा है इसमें दमन की बात हो रही है एक दूसरे का। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, अगर ऑप्शंस पढ़ते हैं तो इसमें आप देखिए जो इसका 5th है कि निष्पादन ना करने पर परिणाम प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता, यानी कि अब कोई निष्पादन नहीं करें, कोई कार्य नहीं करेंगे आप, तो ये कहते हैं कि उसको कहते हैं परिणाम आपको प्राप्त होगा, परिणाम दिए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। तो ये अगर हम देखें कि निष्पादन ना करने पर यानी कार्य ना करने पर परिणाम प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता जो होती है, एक ये शक्ति जो होती है वो जो है वो दमनात्मक शक्ति कहा जाएगा। दूसरा है पुरस्कार जो आपके मिलते हैं, वो पुरस्कार की शक्ति जो है, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आपका जो तीसरा है कि सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुएं प्रदान करने की इसमें क्षमता होती है, जो कि जो भी सदस्य हैं वो पसंद की जाने वाली वस्तुओं को प्रदान करने की प्रत्यक्षीकृत क्षमता इसमें होती है। अगला है आपका कि वैध शक्ति। अब वैध शक्ति की बात हो रही है तो इसमें अगर हम देखें तो आपका जो 4 है कि ये अवधारणा की प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय सौंपी गई भूमिका की दृष्टि से उपयुक्त होते हैं। ये है कि ये अवधारणा कि प्रशासक द्वारा लिए गए निर्णय सौंपी गई भूमिका की दृष्टि से उपयुक्त, यहाँ पे उपयुक्तता की बात हो रही है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। और विशेषज्ञ जो शक्ति होती है वो क्या है, तो आपका जो पहला है
कि यह उदाहरणा कि प्रशासक के पास संबंधित शिक्षा का अनुभव है। अब जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बहुत से अनुभव प्राप्त होते हैं, तभी वो कहते हैं कि हाँ अनुभव प्राप्त हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका की टर्म में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का बताया हुआ है कि हाँ जो आपका एक रिवॉर्ड का पावर जो है, तो रिवॉर्ड पावर जो है यानी कि पुरस्कार जो आप लोगों का प्राप्त हो रहा है, इसमें अगर देखें तो आपका तीसरा के द परसीव्ड एबिलिटी टू प्रोवाइड थिंग्स लाइक्ड बाय मेंबर, ये ठीक होगा आपका। और जो आपका एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्ट कब होते हैं? जब आप बहुत से अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड में आप लोग। तो जब जो पहला है इसका द परसेप्शन एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और अगर सी देखें है आपका लेजिमेट पावर, तो वो आपका है कि फॉर द परसेप्शन दैट डिसीजन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर आर द एप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ रोल असाइंड। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका जो ठीक होगा ये आपका है, हाँ इसमें आपका ठीक होगा कि जो सेकंड है आपका वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए एक तरफ आपके जो नेतृत्व के लीडर के जो व्यवहार है उसकी बात हुई है, दूसरी तरफ उनकी शैली जो है कि उनकी कौन सी शैली होती है, किस तरीके के नेतृत्व होता है, उनकी शैली के बारे में बात हो रही है। तो आप एक तरफ व्यवहार है इसको मैच करना है। तो पहला देखिए आपका है अधिक कार्य और कम संबंधी, इसमें कार्य अधिक होते हैं, ठीक है, कार्य आपके ज़्यादा होंगे और संबंध, लेकिन जो आपस में संबंध है वो कम होगा। तो ये जो चीज़ होती है ये आपकी ये होती है निर्देशक शैली में। जो निर्देशक शैली होती है इसमें ये होता है कि संबंध कम होते हैं जिसको निर्देश देता है और कार्य अधिक होता है, तो ये इसका ठीक होगा। आपका दूसरा है कि अधिक कार्य और अच्छे संबंध, मतलब कार्य भी अधिक हो रहा है और अच्छे संबंध भी हैं, तो वो जो है आपका वो है उपबोधनात्मक शैली में जो है वो ज़्यादा, इस शैली में आपके अच्छे संबंध भी होते हैं और कार्य भी अधिक होते हैं। सी आपका है अच्छे संबंध कम कार्य, मतलब अच्छे संबंध तो हैं कम कार्य हो रहे हैं, वो आपका पहला होगा यानी कि परामर्शी शैली। देखिए जब आपके घर परिवार में आप लोग कभी परामर्श लेने जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा परामर्श लेने जाते हैं, तो वो आपको आपके बहुत अच्छे उनसे संबंध हैं, आप उनको बहुत अपना मानते तभी उनसे परामर्श लेने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको वो परामर्श देते हैं तो आपके संबंध तो उसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उनके परामर्श को मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, तो कम कार्य हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप परामर्शी शैली में अधिक अच्छे संबंध होते हैं, कम कार्य होते हैं। डी आपका है कम संबंध है और कम कार्य भी हो रहे हैं, तो वो आपका है प्रत्यायोजित शैली, इसमें आपके कम संबंध भी होते हैं कम कार्य भी होते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ठीक होगा ये आपका डी बिल्कुल, यानी कि 4 आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 75। इसमें कह रहे हैं कि स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, अगले 5 वर्षों के लिए, जो आने वाले अगले वर्ष हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में किए जाने जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? जब मतलब वो अभी चीज़ें आई नहीं हैं, वो जो आने वाले 5 साल हैं उनके लिए योजना बना रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो पहला आपका ज़मीनी स्तर पर नियोजन है, दूसरा है आपका परिप्रेक्ष्यगत नियोजन है, तीसरा आपका है व्यवस्था उपागम परक नियोजन है और चौथा आपका सूक्ष्म नियोजन है। तो अगर इसका हम इंग्लिश में देखते हैं कि क्या बताया है इसमें, तो देखिए आपका
हाँ, इसमें बता रहे हैं कि टारगेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकन 5 ईयर, यानी कि आने वाले जो हैं उन 5 ईयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सेकंड है कि पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये है कि जो भावी योजना, हम आने वाले समय के लिए जो योजना बनाते हैं, भावी योजना वो होती है। तो यहाँ पे ये बात ठीक है, आने वाले सालों की तो योजना बना रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपका ठीक जो होगा ये है आपका परिप्रेक्ष्यगत नियोजन, यानी कि जो आने वाला भावी योजना जो हम बना रहे हैं, इसका मतलब ये है भावी योजना बनाना, भावी नियोजन करना। तो ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। और आपके जो सम छूट गए हैं, मैं एक वीडियो में, आप निश्चिंत रहिए, एक वीडियो में आपको पूरे करा दूँगी, ठीक है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो फिर ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।